So we are going to start the next unit, that is electrostat. मैंने आपको क्वेश्चन सीट उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पब्लिश की है अभी। उसमें 10 क्वेश्चन आपको माइक्रोस्कोप के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन टेलीस्कोप के। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है इन सीबीएसई बोर्ड एंड 7 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है इन आईएससी बोर्ड। प्रॉब्लम ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। तो आज में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रो दैट इज इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज से है, और स्टैट दैट मीन्स स्टेशनरी यानी कि चार्ज इन रेस्ट से है। जब आप यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि everything of our universe is made up from the very minute particles and they are attracting as well as repelling to each other with a very huge amount of force। बहुत ज्यादा फोर्स है। तो अकॉर्डिंगली ये माना गया कि सिर्फ मास इनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि मास अगर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो मास का जो अट्रैक्शन है उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पाया गया इन माइन्यूट पार्टिकल्स में। और दूसरी चीज ये कि अगर सिर्फ मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स तो फिर रिपल्सन कैसे है? सो वी नीड टू डिफाइन अ पैरामीटर दैट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या है? इज समथिंग ड्यू टू विच huge attraction and repulsion starts to act between the mass particle। क्योंकि अगर सिर्फ मास होता तो उनके बीच में रिपल्सन कहां से आता, और अगर सिर्फ मास है तो अट्रैक्शन का अमाउंट इतना ज्यादा कैसे? क्योंकि हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मास के बीच में फोर्स निकालना सीखा था। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन है। अब इस अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने माइन्यूट मासेस को फीचर दिया चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिपल्सन वर्ड आएगा वो रिपल्सन वर्ड ये कह के एक्सप्लेन हो जाएगा कि लाइक चार्ज होंगे सच एज प्लस प्लस, या लाइक चार्ज होंगे सच एज माइनस माइनस, तो इनके बीच में हमें अट्रैक्शन मिलेगा, सॉरी रिपल्सन मिलेगा। लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन मिलेगा। और अगर एक प्लस एक माइनस हुआ तो इनके बीच में अट्रैक्शन मिलेगा। मतलब हम चार्जेस को साइन दे रहे हैं, ये साइन अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन करने के लिए है। ये साइन मैथमेटिकल नहीं है, जैसे -1, -2, -3, -5 ये छोटा है निगेटिव में मैथ के हिसाब से। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। मतलब जो चार्जेस के आगे प्लस माइनस हम लगाते हैं वो मैथमेटिकल प्लस माइनस नहीं है, वो प्लस माइनस जो है वो प्लस माइनस अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए है। तो आपको जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो साइन हटा लीजिएगा, अब ये मैथमेटिकल नंबर की तरह ट्रीट होंगे। तो यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मास पार्टिकल कंपोज हुए हैं या जिनसे हम मटेरियल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उनके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वैरायटी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये है मास एंड चार्ज। तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, मास क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये दो तरह के हैं, प्लस एंड माइनस। लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सन लेते हैं, अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्शन लेते हैं। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, आगे आप मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज असाइन हुआ वो क्वांटा ऑफ चार्ज कहलाया और एंड रिटन एज 1 और इसकी वैल्यू सिंबॉलिकली रिटन एज 1 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ एक वर्ड आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट किसी भी बॉडी पर आने वाला नेट चार्ज जो होगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब फ्रैक्शनल चार्ज डजंट एग्जिस्ट। अगर फ्रैक्शनल चार्ज की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि 2/3 E या 1/3 E सर्वाइव करेगा। हमेशा जब भी चार्ज आएगा Q ऑन एनी बॉडी, तो दिस विल बी द n टाइम्स ऑफ E, वेयर n द
number, the integer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fractional number नहीं हो सकता, and E is called the minimum value of charge assigned on the particle. But आज की डेट में जब हमने सबसे माइन्यूट पार्टिकल को सर्च किया तो सबसे माइन्यूट पार्टिकल क्वार्क्स कहलाया, एंड इन्हीं से डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स का फॉर्मेशन है। तो क्वार्क्स बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ दो क्वार्क्स डिस्कस करने हैं, एक है अप एंड एक है डाउन। अप को हम यू से लिखते हैं, डाउन को डी से लिखते हैं। अप पर जब चार्ज निकाला गया, सर्च किया गया, तो ये 2/3 आया पॉजिटिव का, और डाउन पे जब चार्ज की वैल्यू को सर्च किया गया तो वैल्यू आया -1/3 का। सबसे पहली दिक्कत तो यही हो गई कि क्वार्क्स पर जो चार्ज आए वो तो फ्रैक्शनल आ गए, और हमने यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहा है या माना है कि किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज होगा। तो पहला आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वार्क्स कंटेनिंग द फ्रैक्शनल चार्ज, तो क्या ये क्वांटाइजेशन का वायलेशन नहीं कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आंसर है नो, दे आर नॉट वायलेटिंग द charge conservation and nor they are violating the क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे? एक्चुअली में ये एटॉमिक स्टेट है इनकी। पीरियोडिक टेबल में भी तो आप ऑक्सीजन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं, और जब केमिकल बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी की बात आती है तो मॉलिक्यूलर स्टेट डिफाइन करते हैं। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में एज सच सर्वाइव नहीं करते। वो करते क्या है, अपने बॉन्ड या ऑक्टेट स्ट्रक्चर से इनर्ट कोर स्ट्रक्चर में जाते हैं और देन स्टेबिलिटी उनकी मिलती है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्वार्क्स कभी हम आइसोलेट आज तक नहीं कर पाए, इनकी ग्रुपिंग हमेशा मिली, उस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली जब भी हम चेंज करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है कि क्वार्क्स कंटेनिंग द फ्रैक्शनल चार्ज, इन स्पाइट ऑफ दिस they are not violating the quantization of charge. Why? Answer is that they always lived in groups in such a way that a net charge on their groups are always the integral multiple of charge, that is q is equal to ne। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहला जो क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन आता है वो है UUD, UUD। दूसरा आता है UDD। अगर आप UUD को देखें तो अप मीन्स +2/3e, फिर एक अप है तो नेट चार्ज हो जाएगा फर्दर +2/3e, एंड डी फॉर डाउन नेगेटिव, दैट इज -1/3e। so 2/3 2/3 4/3 -1/3 3/3, this is +1e, means 3 quarks up and down combining together to make a particle having the charge +1e। एक्चुअली में दिस इज द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्रोटॉन पे +1e का चार्ज होता है, आप जानते हैं +1e मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, और ये प्रोटॉन है। अगर आप इसको देखें तो अप में आपके पास आ जाएगा +2/3e, डाउन में आपके पास आ जाएगा -1/3e, डाउन में आपके पास आ जाएगा -1/3e, एंड नेट चार्ज देखिए 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 0 चार्ज, ये आप एज अ न्यूट्रॉन जानते हैं, न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0 होता है, मींस न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर सर्च करने की कोशिश की गई तो पाया गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लेस है, एम्प्टी है अंदर से। अब एक जनरल स्टेटमेंट देखिए, जब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रोवाइडिंग द मास ऑफ द एटम। किसी एटम का टोटल मास उनके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मास के बराबर होता है। आप इलेक्ट्रॉनों का मास छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मास इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफी लाइट वेटेड है और एम्प्टी है। अलग बात है कि एम्प्टी होने के बावजूद, मींस इनमें क्वार्क्स नहीं है, उसके बावजूद जब लेबोरेटरिकली इनके ऊपर चार्ज सर्च किया जाता है तो -1e का चार्ज आता है, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बताएं, तो आंसर है
इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रक्चरलेस एंड वेरी वेरी लाइट वेट। यही रीजन है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों का वेट आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखा कि अगर हम यूनिवर्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने मिलेंगे, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल मास और चार्ज हैं। मास आपने क्लास 11th में न्यूटन लॉ से पढ़ा, चार्ज आप यहाँ कूलम्ब लॉ से पढ़ेंगे। मास में जो फोर्स होता है उसको, उसके लिए वर्ड आप ग्रेविटी लेकर आते हैं। चार्ज में जो फोर्स आएगा उसके लिए आप वर्ड इलेक्ट्रिक लेके आएंगे। मास में जो फोर्स था ग्रेविटेशन, उसको एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने, तो आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और जब आप यहाँ चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो इन फोर्सेस को आप कूलम्ब लॉ के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसीलिए इनको कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। पढ़ना तो हम लोगों को कूलम्ब लॉ से ही है, अलग बात है कि 1 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर लेते हैं। तो पहला पार्ट था क्वार्क्स, चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड क्वार्क्स आर नॉट वायलेटिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आ जाइए दूसरा ये कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखा गया है फॉर स्टेबिलिटी सीकिंग। जब एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे तो देखेंगे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जितने प्रोटॉनों का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में शो करता है, उतने ही डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट चार्ज आपको नेगेटिव मिलेगा। मतलब एक एटम पर प्रोटॉनों का टोटल पॉजिटिव चार्ज सभी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये स्टेबिलिटी सीकिंग है, ये भी आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट न्यूट्रल लेने की वजह से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अब होता ये है कि किसी भी एटम में जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आप घटा बढ़ा सकते हैं। सोच के देखिए, केमिस्ट्री में आप वैसे भी जो है आप Na+ लिखते थे। Na+ कब लिखते थे? जब सोडियम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता था। कि क्यों बाहर जाता था? अकॉर्डिंग टू इनर्ट कोर स्ट्रक्चर या स्टेबिलिटी सीकिंग की वजह से उसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता था, तो वो अपने नियर बाई इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर को गेन करता था और इस प्रोसेस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती थी। तो जब इलेक्ट्रॉन मिसिंग है फ्रॉम सोडियम तो आप उसको Na+ कह रहे हैं। और आप Cl के बारे में सोचिए, Cl में आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना पड़ता था फॉर स्टेबिलिटी सीकिंग, तो आप Cl पर माइनस लगाते थे। एक्चुअली में किसी भी बॉडी के पॉजिटिव होने या किसी भी बॉडी के नेगेटिव होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। किसी वजह से इलेक्ट्रॉन घटते हैं या किसी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। वजह क्या है? वजह है स्टेबिलिटी सीकिंग, कंपाउंड फॉर्मेशन या मोर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना था। बड़ी सीधी सी बात है, हर एटम के लिए जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी एटम, न्यूक्लियाई या एलिमेंट के लिए अगर आप नेट चार्ज की बात करेंगे तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव काउंटर बैलेंस हुआ तो नेट चार्ज 0 आएगा। एक चीज और, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स चेंज हो पाते तो जरा आप ही सोचो कि जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो उसमें आप 1H1 2He4 3Li7, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनमें काहे बात का डिफरेंस है? इसी बात का तो कि उनका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने लग जाए हम इन लैब, तो तुरंत किसी भी एक एलिमेंट का कन्वर्जन दूसरे एलिमेंट में हो जाएगा, जो आज तक जनरली नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि कभी भी हम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कभी नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन्स बढ़ाने लगेंगे तो टोटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एटम, अगर हम प्रोटॉन घटाने लगेंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और हम ऐसा नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ
डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स का इंटर कन्वर्जन शुरू हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहली बात ये कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक वर्ड आता है यहाँ, एंड दैट वर्ड इज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है और वर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि कुछ ऐसा हो गया एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट में कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट मैचिंग विद द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी अगर किसी एटम पर नेट चार्ज अपीयर हो रहा है प्लस या माइनस, तो दिस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिफिकेशन। और अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि जो काज है ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट काज इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, either the number of electron increasing or the number of electron decreasing, and in doing so the net charge on the atom is either positive or negative। हम अभी एग्जांपल देके क्लियर कर देते हैं। तो किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव प्रोटॉनों की संख्या अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मिसमैच हो जाए तो बॉडी बिकम चार्ज्ड, और ये प्लस या माइनस आएगा, हम लोग देख ले रहे हैं अभी कैसे आएगा। और यहाँ लैंग्वेज आ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यानी किसी बॉडी पे चार्ज की अपीयरेंस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं कर सकते। मान लेते हैं हमने कोई न्यूक्लियस कंसीडर किया और उस न्यूक्लियस में हमें 10 प्रोटॉन दिखे, कन्फर्म है उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नाउ 10 प्रोटॉनिक चार्ज कैंसिल्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रल हो गया। हो सकता है किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। आप ही सोचो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 10 प्रोटॉन विल कैंसिल द 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बचेगा ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1 का, यानी एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज असाइन करा दे रहा है। अगर मैं कहता नहीं इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। इसका मतलब है जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेंगे उतने का नेगेटिव चार्ज असाइन होगा। अगर मैं कह देता 25 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो 10 प्रोटॉन विल मैनेज द 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बच जाता आप इलेक्ट्रॉन, यानी -15 का चार्ज हो जाता। इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन makes the body to be negatively charged। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 का, अगर n इलेक्ट्रॉन आर एक्सेस तो नेट चार्ज ऑन बॉडी कैन बी रिटन एज -NE, where n is the number of excess electrons। नेगेटिव से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और n से पता चल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस, और E से पता चल रहा है पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो यहां से एक्सप्लेन होगा। इन अ सेम वे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने लगे, तो मान लेते हैं हम कहते कि कोई न्यूक्लियस कंसीडर करिए, उसमें 12 प्रोटॉन है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेबल स्ट्रक्चर कंसीडरेशन इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए थे डिफरेंट ऑर्बिट में। अगर ऐसा है तो ये न्यूट्रल हो गया। अब किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग, अब एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग, लैक या डिफिशियंट, तो देखिए 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज बच रहा है, तो इससे +1 का आ जाएगा। किसी वजह से एक और इलेक्ट्रॉन हट गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन विल मैनेज द 10 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन बच जाएगा, तो 2 प्रोटॉनों का चार्ज +2। बड़ी सीधी सी बात है, इन अ सिंगल वर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे बॉडी से, इलेक्ट्रॉन अगर हट रहे हैं, निकल के बाहर जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन हटा +2, 3 इलेक्ट्रॉन हटा +3, n electrons are moved, are detached, are deficient, are lack, तो इस केस में बॉडी पर नेट चार्ज हो जाएगा +NE। इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज।
कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने लगेंगे तो वन एलिमेंट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इन अदर एलिमेंट विच वाज नेवर पॉसिबल। लेबोरेटिकली रदरफोर्ड ने बहुत वर्क किया था एलिमेंट को कन्वर्ट करने का, बट वो सक्सेस नहीं हुए थे। उन्होंने नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में उतने न्यूट्रॉन प्रोटॉन कर दिए जितने की गोल्ड के न्यूक्लियस में होते हैं, और इन्होंने पाया कि नाइट्रोजन का वो एटम जो गोल्ड कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, वो कलर में गोल्ड हो गया, सारी प्रॉपर्टी में गोल्ड हो गया, लेकिन ये एक अनस्टेबल एलिमेंट था। अनस्टेबल का मतलब हम जब लैब में गोल्ड को बनाते हैं तो वो एक रेडियो एक्टिव होता है, दैट इज जैसे ही उसको कंडीशन से फ्री करेंगे ऑल ऑफ द पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस, उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्लाइज ऑफ होने लगेंगे, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। तो आखिर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों है कि गॉड गिफ्टेड गोल्ड स्टेबल है, और जब हम न्यूक्लियस गोल्ड का न्यूक्लियस लेबोरेटिकली फॉर्म करते हैं तो वो एक अनस्टेबल है, जबकि वो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है जो गॉड गिफ्टेड गोल्ड का के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस चैप्टर को सीख लेंगे तो देखेंगे कि गॉड गिफ्टेड न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी निगेटिव आती है जो कि बाइंडिंग एनर्जी है, और ह्यूमन मेड न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी पॉजिटिव आती है कैलकुलेट करने पर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये सब लैब में बनाते, जितना कूड़ा कबाड़ा है सबको बीन के ले आते और सबका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उनको हम महंगे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते और हमारे लिए अच्छा हो जाता, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ दो चीजें एक्सप्लेन हो गई। वर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हमने एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी एटम पर या किसी एलिमेंट पर या किसी मॉलिक्यूल पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है तो इस केस में बॉडी पर एक चार्ज असाइन हो जाएगा और बॉडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, या बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज बॉडी। तो ये हो गया इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज बॉडी, और कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब आइए, अगर हमने इलेक्ट्रीफाइड बॉडी और इलेक्ट्रॉन थ्योरी को देख लिया तो हमें देखना चाहिए इंडक्शन और एंड पोलराइजेशन। इंडक्शन किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, उससे पहले देखना चाहिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल वही फ्रिक्शन वाला है, क्लास 11th वाला, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज से है। एक्चुअली में अगर कोई भी बॉडी हम लें, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, और इसको हम रब करें ओवर एनी सरफेस, मैंने स्किन के साथ रब किया, तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज क्रिएटिंग, और इस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे। मार्कर के इलेक्ट्रॉन और स्किन के इलेक्ट्रॉन में स्किन के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो जब हम मार्कर को स्किन के ऊपर रब करेंगे तो देखेंगे कि स्किन के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, हीट पाते ही वो मूव कर गए, हटे, तो स्किन से हटे लूजली बाउंड होने की वजह से, तो स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो गई और मार्कर में आ गए नेगेटिवली चार्ज हो गई। दिस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड frictional electricity. The process through which we are getting a charged body is called the frictional electricity. By friction, heat is creating, and heat is responsible to drag or drift the electron. और जो लूजली बाउंड है उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिपार्चर या मूव कर जाएंगे, और अगर डिपार्चर या मूव कर रहे हैं तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है, इस हीट को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो हीट को एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाते हैं, जिस बॉडी से फ्री हुए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और जिसको मिले वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा वर्ड आइए इंडक्शन। इंडक्शन किसी चार्ज बॉडी को देख के किसी भी अनचार्ज बॉडी में चार्ज का रोटेशन होता है, इसको इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम एक एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट बनाए तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और ये होगा ऐसे प्लस माइनस। अब अगर हमने से ये मार्कर है, इसको इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए तो आपको पता है कि मार्कर को इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस एटम ने इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को फेस किया, फेस करते ही इस एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा तो इधर ड्रिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल होंगे इधर। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। चार्ज का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे लड्डू देख के या चॉकलेट देख के या कभी कभी कुछ बहुत अच्छा फूड मटेरियल महकता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ ईटिंग। यहाँ इंडक्शन है जो यहाँ इस एटम को पोलराइज कर रहा है। पोलराइज का मतलब जैसे ही रोटेशन होगा ये थोड़ी देर में इस तरीके से हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पॉजिटिव न्यूक्लियस वाला पार्ट है, सारा मास उसके पास है, अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा बनाते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई मास नहीं है, इसीलिए छोटा बनाते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। दिस इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री पोलर। This is called polar in chemistry, and in physics it is called electric dipole, and the phenomena is called the polarization. अनचार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी को देखते ही चार्ज का रोटेशन इन्वॉल्व होना, चार्ज का रोटेशन, चार्ज में रोटेशन स्टार्ट हो जाना और चार्ज में रोटेशन होने के बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें पॉजिटिव एक तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर गेन करेगा दैट इज कॉल्ड पोलर स्ट्रक्चर, एंड दिस इज इन फिजिक्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम प्रूव करेंगे कि इसकी एनर्जी के कंपैरेटिवली, मतलब एटम के प्योर स्फीयर होने और एटम के डिफॉर्म होने, ये जो एटम था ऐसे था, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और ये सब के सब एकदम स्फीयर थे। तो सभी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का कॉमन सेंटर इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव पर कॉन्साइड हो रहा था अकॉर्डिंगली। यानी एटम की स्टेबिलिटी के दो फैक्ट है, पहला टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस में सिचुएटेड प्रोटॉनों के सेंटर ऑफ मास से कॉन्साइड होना चाहिए। ये दोनों फीचर आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें से कोई भी एक वायलेट हुआ, मतलब एकदम स्फेरिकल नहीं रह गया, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहे थे और इसको फेस कर लिया, तो एटम कैसा दिखेगा इसको फेस करने वाला? न्यूक्लियस ऐसे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल होकर हट गया। ये देखिए, पहले गोल था, एकदम गोल था, इसको फेस करके इलेक्ट्रॉन दूर खिसक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। अब न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव यहाँ और सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का टोटल नेगेटिव यहाँ, बन गया डाइपोल। मतलब जब एक एटम या मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव ऐड करने पर तो जीरो शो ही कर देगा, लेकिन हम इसमें टोटल पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और टोटल नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास सेपरेट कर दिए हैं। और हम कह रहे हैं कि जब इसकी एनर्जी निकालेंगे तो देखेंगे 25 जूल आएगा, और इसकी एनर्जी निकालेंगे तो देखेंगे कि -15 जूल आएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या -15 जूल को नहीं लिख सकते हैं -25 + 10 जूल? क्या मतलब है? मतलब है कि अगर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने पर -25 जूल आ रही है, इसकी एनर्जी -15 जूल आ रही है, तो -15 को लिख सकते हैं -25 + 10, मतलब +10 जूल से एनर्जी बढ़ गई है इसकी। यानी एक एटम को इस स्टेट से इस स्टेट में लाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये भी हम लोग अभी अच्छे से स्टडी करेंगे। मतलब सिर्फ इतना है कि एटम अगर एग्जैक्टली स्फेरिकल है तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, और अगर इसने किसी चार्ज को फेस कर लिया है तो चार्ज का रोटेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस एक तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ खिंच जाएगा। इस फिनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। और चार्ज रोटेट होने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है, इसको पोलराइजेशन कहते हैं, और एटम की इस स्टेट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हम जो सेल यूज करते हैं उसमें जब सेल डिस्चार्ज होता है तो वो इस स्टेट में होता है,
और जब हम चार्जर लगा के इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कराते हैं तो वो एटम इस स्टेट में जाता है। इसी को आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर काउंट करता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, और आप कहते हैं चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग का मतलब क्या है? एक स्टेबल स्फेरिकल एटम या मॉलिक्यूल को डिफॉर्म करके इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट किया जा रहा है। पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ फिर जब आप एनर्जी की डिमांड करते हैं, मोबाइल से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये वापस अपनी पुरानी स्टेबल स्टेट में जाता है और इस प्रोसेस में अपनी एनर्जी वापस करता है। यानी ये चार्जिंग का प्रोसेस है। अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड और पोलराइज्ड टू अनपोलराइज्ड में कन्वर्ट होना डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। जब डिस्चार्ज होता है तो फिर आप देखते हैं कि 100%, 99%, 95%, 85%, 75%, मतलब कितने डायपोल खर्च हो रहे हैं पर सेकेंड टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज और टू मेंटेन द कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो फिलहाल अभी इतना डीप में जाना हमारा पर्पस नहीं था। हमारा पर्पस सिर्फ इतना था, व्हाट इज द वर्ड इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है अनचार्ज बॉडी जब चार्ज बॉडी को फेस करती है तो अनचार्ज बॉडी में चार्ज का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। और जब चार्ज का रोटेशन होता है तो एक एंड पॉजिटिवली हो जाता है, एक एंड नेगेटिवली हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एंड द एटम एंड मॉलिक्यूल अंडर इंडक्शन become polarized and finally acquires a structure which having some little more energy than the stable energy। इस स्टेट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आपको जो वर्ड मिला वो मिला इंडक्शन, आपको वर्ड मिला पोलराइजेशन, आपको वर्ड मिला इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए आगे आते हैं। अब आगे अगर आए तो अच्छा एक चीज और देखिए, कहते हैं ना कि बहुत हाई करंट या वोल्टेज होती है तो ऐसा लगता है कि वो खींच ले रही है। कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा कि बिजली चिपका लेती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बिजली चिपका कैसे लेती है। टाइम आउट दिखा रहा है, थोड़ी देर में ये कटने वाला है, आपको हमेशा की तरह पता है। हम लोग वापस रीअपियर होंगे इन 5 मिनट। तो हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने सुना है अक्सर कि बिजली चिपका लेती है। चलिए देखते हैं बिजली कैसे चिपका लेती है। अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है तो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मेंटेन किया गया है। किसी इंस्टेंट पर फोटो क्लिक करें तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे, मींस नेगेटिवली चार्ज। ये आप है, अपने आप को पहचानिए। क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। झंडू का केसरी जीवन, मानो जिंदगी थम सी जाए। ये आप है। 1 मिनट, आप लंगड़े नहीं है, आपके 2 हाथ भी है। 1 मिनट। ये अब आप एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल इन द सेंस आपके बॉडी में जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो आपकी बॉडी को अगर हम बनाए तो इस तरीके से आप प्लस माइनस हर पॉइंट पर नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव से काउंटर बैलेंस है। ये आप है। अब आप अगर इस बिजली के तार के बहुत पास अपीयर हो गए तो ये इंडक्शन के थ्रू आपके बॉडी के चार्ज को रोटेट करा देगा। कैसे? पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, नेगेटिव को रिपेल। थोड़ी देर बाद आप कैसे दिखेंगे? थोड़ी देर बाद आप पोलराइज हो चुके होंगे। आपके बॉडी का फ्रंट पैनल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बैक पैनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी में डायपोल फॉर्मेशन हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ और इसी समय आपको कुछ कुछ होगा, गुदगुदी लगेगी, कुछ लोग कहते हैं रोआ फूट रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं उलझन हो रहा है। और जैसे ही ऐसा हुआ, इस माइनस और इस प्लस के बीच नेट अट्रैक्शन माइनस और माइनस के बीच रिपल्सन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। फट से आप चिपक जाएंगे। और जब प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो ये आप बैटरी में देख सकते हैं। बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस आप छुआ के देख सकते हैं, चिट चिट बुड बुड करेगा। मीन्स जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ कॉन्साइड होती है तो एनर्जी फ्री होती है। ये एनर्जी हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है। यानी कि जैसे ही आप चिपकेंगे चट बुड चिट और लोग कहेंगे फलाने नहीं रहे।
ठीक है, भले वो आदमी कैसा भी रहा हो, लोग यही कहेंगे कि बड़े अच्छे आदमी थे। भले जब वो जिंदा था तो लोग गरियाते रहे उसको कि बड़ा खराब आदमी था, लेकिन मरने के बाद लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा आदमी था। मीन्स हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट्स द लाइव लिविंग क्रिएचर बॉडी और एनी एलिमेंट जिसमें एटम पोलराइज होने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर ये सूखी लकड़ी होता, सूखी लकड़ी मतलब वुड, ठीक है, या प्लास्टिक होता तो उसमें भी स्ट्रक्चर यही होता, लेकिन वो पोलराइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को आप कहते हैं नॉन कंडक्टिंग, वुड को कहते हैं नॉन कंडक्टिंग, मतलब उसमें जो एटम्स है वो पोलराइज नहीं हो पाते। पोलराइज नहीं हो पाते तो फिर अट्रैक्शन जो है वो नहीं बढ़ पाता। तो बिजली का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी वायर का, आपको अट्रैक्ट कर पाना इज ओइंग टू द वर्ड पोलराइजेशन बाय इंडक्शन। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जब कोई अनचार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी को फेस करती है तो पोलराइज हो जाती है। इसी के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट या एक एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है आपके सिलेबस में, और वो ये है कि अगर हम कॉम्ब से हेयर की कॉम्बिंग करते और उस कॉम्ब को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आते तो देख सकते थे कि जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है वो कॉम्ब में चिपक गए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई एंड हाउ, तो आप व्हाई एंड हाउ में आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ इस पर्सन के साथ हुआ वही चीज पेपर पीसेस के साथ होगा। तो एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक कॉम्ब लेना है और उससे आपको ड्राई हेयर की कॉम्बिंग करनी है। क्यों ड्राई हेयर? सूखा बाल होगा, उसमें कंघी घुमाएंगे आप तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब कॉम्ब से हेयर की हम कॉम्बिंग करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट क्रिएट होती है। और जब हेलो हेलो एनीवन, अगर हम कॉम्ब से अपने ड्राई हेयर की कॉम्बिंग करते और ड्राई हेयर की कॉम्बिंग करने के बाद काम को छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास ले आते तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता। हाउ एंड व्हाई? आप ये कह लेते कि जब कॉम्ब से हेयर की कॉम्बिंग किए तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई। आपको पता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में होता ये है, जैसे मैं कॉम्ब और हेयर की बात करूं तो होता ये है कि जो हेयर है उसमें बहुत ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्बिंग करने से हीट क्रिएट होती है, हेयर के इलेक्ट्रॉन हेयर को छोड़ने लगते हैं, हेयर पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है, कॉम्ब निगेटिवली चार्ज होने लगता है। तो कॉम्ब निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी वर्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सप्लेन दैट कॉम्ब बिकम निगेटिवली चार्ज। अब स्मॉल पीसेस, आप स्मॉल इसलिए ताकि उनका मास ना आ जाए। स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेंगे तो वो तो एक स्टेबल स्टेडी स्टेट में है, दैट इज कंप्लीट स्फेरिकल एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। बट इंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंडक्शन का प्रोसेस क्या है? जब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के एटम या मॉलिक्यूल कॉम्ब को फेस करेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव रिपेल होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव रिपेल होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव रिपेल होगा। मींस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे, डाइपोल में कन्वर्ट होने लगेंगे ये इस तरीके से। और जैसे ही डाइपोल में कन्वर्ट हुए, नाउ ये जो पॉजिटिव चार्जेस ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है कॉम्ब के नेगेटिव चार्जेस के पास आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली इनके बीच में एक नेट अट्रैक्शन क्रिएट होगा और ये चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से हम चार्जेस को स्टडी करके पोलराइजेशन, इंडक्शन, स्पेस इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस कंपोजिशन, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये था इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम लोगों को देखना है कूलॉम्स लॉ। क्या है कूलॉम्स लॉ? जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, अगर दो मासेस है m1 m2 एट r डिस्टेंस पर है तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन का होता था, फोर्स काम करता है।
that is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the separation. बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो इनके बीच या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स डेवलप होगा। अगर लाइक चार्जेस है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ज्वाइनिंग लाइन पे रिपेल होंगे। रिपेल होने का मतलब अगर Q1 फ्री होगा तो ज्वाइनिंग लाइन पे फार अपार्ट विथ रिस्पेक्ट टू Q2 मूव करेगा। अगर Q2 फ्री होगा तो Q1 के इन्फ्लुएंस से ज्वाइनिंग लाइन पर फार अवे, ये रिपेल हो गया। अगर मान लेते हैं Q1 प्लस है और Q2 माइनस है, और अगर हम अब इनके बीच फोर्स को देखें बाय सेइंग दैट Q1 को फ्री कीजिए, तो Q1 को फ्री करेंगे तो Q2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, ज्वाइनिंग लाइन पर मूव करेगा। Q2 अगर फ्री होगा तो Q2 Q1 से अट्रैक्ट होगा और Q1 की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या, देखिए ज्वाइनिंग लाइन पर या तो अवे या ज्वाइनिंग लाइन पर टूवर्ड, यानी कि आप कूलम्ब्स लॉ में डेवलप्ड फोर्स की डायरेक्शन को देख रहे हैं कि या तो वो ज्वाइनिंग लाइन पर अवे होते हैं या ज्वाइनिंग लाइन पे टूवर्ड होते हैं। तो हम प्लस माइनस से अट्रैक्शन रिपल्सन तो जान ही जाएंगे कि दे आर अट्रैक्टिंग और दे आर रिपलिंग। हमें ये देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग। पहली बात, जब हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम चार्जेस का साइन छोड़ देते हैं, क्योंकि साइन से तो अट्रैक्शन रिपल्सन एक्सप्लेन होगा। हमें अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस कंसीडर कीजिए, साइन छोड़ दीजिए। और साइन छोड़ने के बाद Coulombian force or electric force between the charges are proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of separation. अगर इनको combine together करें तो net force which is either attraction or repulsion is proportional to Q1 Q2 upon R square। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। यहाँ भी तो एक इनको कंबाइन करने पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते थे, और ये मीडियम इंडिपेंडेंट था। मतलब दो मास हवा में रखे हैं, पानी में रखे हैं, कहीं भी है यूनिवर्स में, उनके बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा सराउंडिंग मीडिया का। लेकिन चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन डेवलप होना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ है। ये वाटर बनाने में कंपोज हुए हैं, ये वैक्स बनाने में कंपोज हुए हैं, क्योंकि चार्ज कभी फ्री नहीं मिलेंगे आपको। क्यों फ्री नहीं मिलेंगे? क्योंकि फ्री चार्ज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी एनर्जी के साथ ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए जब केमिस्ट्री में आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज असाइन कर देते हैं तो फर्स्ट से केमिकल रिएक्शन करा के उसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ओइंग टू द स्टेबिलिटी। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जो दो केस में देखना पड़ेगा, बाय लैब एंड बाय रियल प्रैक्टिस। तो जब हम कूलम्बियन फोर्स लिखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ये होगा C Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस C की वैल्यू दो बार निकालेंगे। पहली बार हम मानेंगे कि लेटेस्ट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, मतलब हम चार्ज को तोड़ के ले आए बॉडी में से और लैब में अब उनको रखकर स्टडी कर रहे हैं। तो व्हेन चार्जेस आर इन एयर, तो उसके लिए C की जो वैल्यू आई बाय लैब वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंबॉलिकली, और न्यूमेरिकली इसको लिखा गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सिंबॉलिकली ऐसे लिखा गया और न्यूमेरिकली ये वैल्यू आया। यानी C की वैल्यू जब ये दोनों एयर में होंगे तो आपको ये वैल्यू 9 × 10⁹ लिखनी है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखनी है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी या फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। ये परमिटिविटी का मतलब परमिशन ऑफ एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन, मतलब एयर चार्जेस के बीच कितना इंटरैक्शन अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल, भाई बहन में झगड़ा हुआ, मम्मी बैठी थी, तो परमिशन ऑफ एक्टिविटी कितना मार लेगी बड़ी बहन छोटे भाई को। दोनों में झगड़ा हुआ और मम्मी नहीं थी, बहन बड़ी भाई छोटा, कुटाया होगा अच्छे से, ठीक है, चाहे रिमोट का केस रहा हो और चाहे चॉकलेट का केस रहा हो, चाहे अपनी बात मनवाने का केस रहा हो। दो लड़कों में झगड़ा हुआ, प्रिंसिपल अवेलेबल थे, अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन, कुछ नहीं बोले, आंखों में बात हो गई, चलो बेटा बाहर देखेंगे। दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ, एक के फ्रेंड ज्यादा एक के फ्रेंड कम, अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन, जम के कूटे होंगे सब। तो ये जो अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन डिपेंडिंग ओवर द मीडिया है, इसके लिए कांस्टेंट आ रहा है परमिटिविटी। तो ये जीरो लगा देने का मतलब एयर,
और अगर ये हटा देंगे तो मतलब मेकिंग सम मैटेरियल मीडियम। मैटेरियल मीडियम भी दो तरह के होंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग नहीं लेते हैं, कंडक्टिंग में चार्ज को आप रोक ही नहीं पाएंगे स्टडी करने के लिए। कंडक्टिंग में जैसे ही दो चार्ज अपीयर होंगे वो मोमेंट उनके बीच अलाउड है, अगर रिपेल हो रहा है तो फार अपार्ट हो जाएंगे और अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो कोलैप्स कर जाएंगे। मतलब की वैल्यू 3 बार निकालिए। तब एयर के केस में निकालिए, जो इंसुलेटिंग बॉडी है जिनको यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, डाई मतलब डेथ, डाई इलेक्ट्रिक मतलब मोमेंट ऑफ चार्जेस आर सीज्ड, यानी कि इंसुलेटर या आप इसको नॉन कंडक्टिंग बॉडी कहते हैं। तो इंसुलेटिंग बॉडी के लिए निकालिए, इंसुलेटिंग बॉडी, ठीक है, यहां नाम आता है डाई इलेक्ट्रिक बॉडी। डाई इलेक्ट्रिक bodies, a body in which moment of charges are not allowed is called the dielectric body। और यहाँ हमारे पास तीसरा आएगा मेटल, जिसमें चार्जेस का मोमेंट अलाउड है। इसमें मेटल के केस में C0 आता है, क्लियर है। अगर C0 आएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स इसलिए 0 हो गया क्योंकि अगर चार्ज रिपेल होंगे तो भाग के इंफिनिटी पर चले जाएंगे, अगर अट्रैक्ट होंगे तो कोलैप्स होके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो एयर में अगर है तो कूलम्ब्स लॉ की जो अपीयरेंस होगी वो अपीयरेंस है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब अच्छा, इसमें एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी, जैसे तो एज अ होल रिप्लेस हुआ है तो आया है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाली गई लैब में 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया। परमिटिविटी ऑफ द एयर, एयर कितना परमिशन ऑफ एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एयर चार्जेस के बीच एक इंटरेक्शन को, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन को एसेस कर रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई। जब डाई इलेक्ट्रिक में मीन्स नॉन कंडक्टिंग बॉडी में ये चार्ज पार्टिसिपेट हुए तो देखा गया कि अभी जो फोर्स आएगा, चलिए नाम रखा है एफ मीडियम, और पहले जब चार्जेस एयर में से फोर्स आया एफ एयर, देखा गया कि जब चार्ज फ्री होते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तभी तो अनस्टेबल है, और जब वो कंपोज हो जाते हैं तो फोर्स कम लगाते हैं। यानी बाय लैब देखा गया कि चार्जेस यूज टू मेक द मटेरियल का कूलम्बियन कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू दैट जब वो चार्जेस फ्री थे। कितने से कम हो जाता है, तो एक कांस्टेंट डिफाइन किया कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एफ मीडियम is equal to F air by K, where K is called the dielectric constant। K 1 आता है एयर के लिए, K 2 आता है पेपर के लिए। मुझे इसलिए याद है कि मैं न्यूमेरिकल लगाता हूं, आपको भी याद हो जाएगा, वैसे याद नहीं करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में डेटा दिया रहता है। बाई K से डिवाइड करने का मतलब F मीडियम लेस देन F एयर है, इसका मतलब है K को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। K जितना बड़ा होगा F मीडियम उतना छोटा होगा। तो जब चार्जेस डाई इलेक्ट्रिक्स मीन्स नॉन कंडक्टिंग बॉडी बनाने में अपीयर होते हैं तो उनके बीच फोर्स घट जाता है। ये तो हम लोग के यहाँ उर्दू में एक कहावत है, और वो है खाली दिमाग शैतान का घर। मीन्स जब चार्ज फ्री होते हैं तो मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है और इस प्रोसेस में अनस्टेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या भाग जाते हैं। और जब वो कंपोज होते हैं टू मेक द बॉडी तो कूलम्बियन इंटरेक्शन कम हो जाता है, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ K फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए K निकाला जाएगा। आपको वाटर भर का याद होना चाहिए, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं वाटर के लिए K की वैल्यू 80 होती है, मतलब 80 टाइम फोर्स कम हो जाएगा। कोई चार्ज अगर एयर में है, फोर्स आया, उसको 80 से डिवाइड कर दे तो बता देगा कि अगर ये चार्ज वाटर में इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में तो उनका फोर्स कितना होगा। मीन्स K इज इक्वल टू 80 फॉर वाटर और K इनफाइनाइट लेते हैं फॉर मेटल। ठीक है, अब फाइनल कूलम्ब्स लॉ अगर लिखने की कोशिश करें तो यही ना, चार्जेस यूज टू मेक द मटेरियल के बीच कूलम्बियन फोर्स F मीडियम चार्जेस के फ्री होने पर कूलम्बियन फोर्स डिवाइडेड बाय K होता है। नाउ F एयर तो आप लिख चुके थे, क्या लिख चुके हैं, तो उठाकर रख दीजिए यहाँ पे, ये F एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, यहां सेटल कर लीजिए। यानी जो एप्सिलॉन नॉट था पहले वो अभी एप्सिलॉन नॉट के हो गया। इस एप्सिलॉन नॉट के को दूसरे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, दिस कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। एक फार्मूला ये हुआ, पहला न्यूमेरिकल आपको इसी पे मिलेगा, सॉरी पहला न्यूमेरिकल Q इक्वल टू प्लस माइनस एन पे मिलेगा, दूसरा न्यूमेरिकल आपको एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट बता रहा है एयर में चार्जेस होते हैं तो परमिटिविटी का क्या, और ये बता रहा है कि जब वो चार्ज इन्वॉल्व हो जाते हैं टू मेक अ मटेरियल तो परमिटिविटी का क्या। अब आप ये एफ मीडियम को सिंपली एफ लिख सकते हैं, कूलम्बियन फोर्स बिटवीन द चार्जेस आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये इतना 9 इंटू 10⁹ है, ये के आपको बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया गया है तो आप के को 1 से हटा लीजिएगा तो आपको चार्जेस के बीच फोर्स पता चल जाएगा व्हेन दे आर केप्ट इन एयर। Q पहले चार्ज की वैल्यू, Q2 दूसरे चार्ज की वैल्यू, आर सेपरेशन। नाउ दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। अब इस पर हमें ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं, जैसे न्यूट्रलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, पेंडुलम टाइप क्या है, टच एंड सेपरेट क्या है, ये कल थर्सडे को एक्स्ट्रा लेक्चर में देखेंगे। कल यानी लेक्चर ऑन है इसी टाइम पर 5:15 to 6:15 में, तो कल हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। लेते हैं ब्रेक, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट नाइट। Thank you, sir. ओके ओके।